रिसेंटली यूनेस्को ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। अच्छा नहीं किया है तो करते क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो बन रहा है किसी अजूबे से कम तो नहीं है। जैसे कि ये फिशरी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की प्रोटोटाइप है। बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए थी पर बनी ऐसी है, और वो विश्व प्रसिद्ध बिहार टावर तो है ही है। फिर रिसेंटली जो भोपाल में ये एल शेप का ब्रिज बना है, कौन ऐसा आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है जो ऐसा सोच सकता है? सिर्फ हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि सड़क के बीचों बीच नाली खोद दी जाए। बताओ भाई गाड़ी के कैसे जाएंगी। मैं हमेशा से सोचता रह गया कि ये साली सरकार को ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्या तकलीफ है, ऐसा क्या बदलाव लाना पड़ेगा कि वो ढंग की चीजें बनाने लग जाएं। बट मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि कोई नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे नजरिए के। एज ऑफ 2025 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के भारतीय लैंड एरिया में करीब 1.44 बिलियन लोग रहते हैं, जो इस धरती के हिस्से को दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनाता है, जो देश का एसेट हो सकते हैं, हमारी सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन ये बस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। चुपचाप ये 18% ग्लोबल पॉपुलेशन देश का 4% फ्रेश वाटर पिए जा रहे हैं। इसकी वजह से सिटी में वाटर स्कैर्सिटी हो रहा है। पानी के ऊपर 60 रुपए खर्च करना दिन का तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 15 से 29 साल की यूथ पॉपुलेशन में से 17.2% अर्बन एरियाज में और 10.6% रूरल एरियाज में लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें से 29.1% लोग ग्रेजुएट हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि कंपैरिजन में सिर्फ 3.4% इलिटरेट लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब अपने देश में अनपढ़ लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वाह क्या सीन है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है नौकरियां देने की। आए दिन वैकेंसीज निकल रही हैं, ढंग से एग्जाम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, टाइम से रिजल्ट निकल जा रहा है, पर ये लोग ही इतने सारे हैं कि सरकार उसमें क्या करे। एजुकेशन सेक्टर तो अपने यहाँ चलो चंगा भला चल रहा है, हेल्थ केयर तो ऑपरेशन सक्सेसफुल। हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। लोग इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं हॉस्पिटल आने के लिए कि भाई बेड शेयर करना पड़ रहा है उन लोग को। सरकार इतने बेहतरीन हॉस्पिटल्स बना रहे हैं कि पेशेंट को घर जाने का मन ही नहीं करता, वो हॉस्पिटल में ही रहना चाहता है। और जो लोग गलती से नहीं आ पाए हैं वो अपने से मरी हालत के एम्बुलेंस में आने को तैयार है कि भाई मेरे को हॉस्पिटल की हॉस्पिटैलिटी देखनी है एक बार। एम्बुलेंस नहीं आई रहा है, इसलिए हमारे देश के अधिकांश गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हैं और डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड हैं, क्योंकि हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर है अपने देश में। जबकि रूरल एरियाज में तो हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि कई रजिस्टर्ड डॉक्टर्स प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर हूँ। इतने सारे लोग हैं अपने देश में कि आपस में टकरा के ही मर जा रहे हैं। रोज देश में करीब 400 लोग मरते हैं और इसलिए इंडिया रैंक 1 पे है फॉर टोटल रोड एक्सीडेंट्स डेथ। चलो भाई कहीं तो रैंक 1 आया, टचवुड करना है, कहाँ है लग। और इन सब का दोस्त तुम किसको देते हो? सरकार को। बट यू नेवर रियलाइज्ड कि गवर्नमेंट काम कर रही है ऐसे बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाकर। गुजरात में जो गंभीरा ब्रिज कोलैप्स हुआ वो 1980s में बना था और अभी तक अपनी सेफ ऑपरेशनल लाइफ जी चुका था। यहाँ तक कि लोगों को दिख रहा था कि वो पुल टेढ़ा हो चुका है। For years, locals warned that the bridge was unsafe. Every time a truck crossed, the spans reportedly shook visibly. In 2017, the opposition even called for a ban on heavy vehicles using the bridge. Residents demanded that it be closed for major repairs or replaced entirely. 2022 में उसको लेकर ऑफिशियल्स और लोकल्स के बीच में झड़प भी हुई, पर लोगों का सरकार के ऊपर से जो भरोसा है वो नहीं टूटा। लोगों ने वही भरोसा दिखाया जो उन्होंने मोरबी ब्रिज में दिखाया था। और तुम कहते हो सरकार काम नहीं कर रही है, पर अगर तुम्हें ढंग का जीवन जीना है तो तुम्हें ढंग का जॉब चाहिए होगा, जिसके लिए तुम्हें अपडेटेड और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स चाहिए होंगे, जिसमें ओडिन स्कूल तुम्हारी हेल्प करेगा अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑपरेशन एलीट कोर्स के जरिए। और इसको लेने के लिए तुम्हें किसी फाइनेंस सेक्टर से होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ओपन माइंडेड कोर्स है, सब सीख सकते हो। और इसीलिए इसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्री मॉन्क और ब्रॉड रिच का भी फुल सपोर्ट है। यहाँ तुम्हें ट्रेड लाइफ साइकिल, KYC, AML, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस जैसी चीजें सिखाई जाएंगी, वो भी एस्टैब्लिश्ड फाइनेंस कंपनीज के एक्सपर्ट्स के द्वारा। 2000 घंटों से भी ज्यादा की लाइव ट्रेनिंग में तुम्हें सिर्फ थियरीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट सर्वेलेंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड करेंसी मैनेजमेंट जैसे 10+ रियल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें जॉब रेडी बनाने के लिए रेज्यूमे बिल्डिंग और मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे। सर्टिफिकेट तो है ही, साथ में तुम्हें फिलिप्स, असेंचर, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 600 से ज्यादा कंपनीज के लिए प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्रेशर हो, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हें फाइनेंस सेक्टर में जॉब चाहिए तो जाओ फटाफट अपना करियर सुधारने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। सरकार एक्टिवली इंडिया की पॉपुलेशन को मेंटेन कर रही है, इसीलिए तो सरकार उन लोगों को समर्थन करती है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ये जो भगवान का बहाना देते हैं अगर इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट्स की वजह से लोगों की जान चली जाए। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है।
ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। दूसरे देशों में लोग कहते हैं भाई जिया नहीं जा रहा, मेरे को तकलीफ वाली जिंदगी नहीं चाहिए, यूथनेशिया की फॉर्मेलिटीज करते हैं। और वहीं हमारी सरकार कहती है अरे ऑप्शन बोल ऑप्शन। थाने के मेट्रो रूट कंस्ट्रक्शन साइट से एक रॉड गिर के नीचे एक आदमी के सिर में घुस के जो ऑटो में बैठा था। बताओ, इतनी इंटरेस्टिंग डेथ। वाह क्या सीन है। जबकि 3-4 महीने पहले मुंबई में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहां पर से एक सीमेंट का ब्लॉक एक आदमी की कार के ऊपर गिर गया, विंडशील्ड को तोड़ के उसके सीट के पास जाके लगा, पर वो बंदा बच गया। पता नहीं कैसे। और साल भर पहले ऐसे इंसिडेंट बेंगलुरु में भी हुआ था। मतलब सरकार एक्टिवली कोशिश तो कर रही है अपनी तरफ से, पर हम ही लोग पूरा गेम खराब कर रहे हैं। इसलिए तो देश की ऐसी हालत है आज। तो हम देखना आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में जो मर्डर एज अ क्राइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बिकॉज इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट की वजह से अगर किसी की जान जाए तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं, मर्डर नहीं कहते हैं। As a stampede killed 11 fans and injured around 50 others in Bengaluru. क्योंकि उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, और जो लोग मरते हैं वो तो बस ऐसे ही, मतलब 2-5 वोट ही तो हैं। क्या करते हैं आप? रिलैक्स। अरे मामला खत्म करो यार, दे दो कंपनसेशन। रेट तो वैसे ही फिक्स है। प्लेन क्रैश में 1 करोड़ देना है, रेलवे एक्सीडेंट में 8 लाख देना है, ब्रिज कोलैप्स में 5 लाख देना है, रोड एक्सीडेंट में 2 लाख देना है, और स्कूल का छत टूट जाए तो बच्चे मरे ना तो 10 दे देना। क्या दिक्कत है? जस्टिस मत मांग लेना, वो नहीं मिलता इधर, क्योंकि लोगों ने करप्शन में जस्टिस नहीं खाया, पैसा खाया है, तो पैसा ही मिल सकता है। इतना लॉजिक नहीं है लोगों के पास, और कहते हैं हम सिटीजन हैं। ये भी 25 जुलाई को राजस्थान के पिपलोड़ी गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम का छत गिर गया, जिसकी वजह से 7 बच्चे मर गए और 27 बच्चे इंजर्ड हो गए। बच्चे स्कूल में पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ गए। पता नहीं मेरे को ये सब बोलने में उतना इनसेंसिटिव क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है मैं नंब हो चुका हूँ अपने बाकी देशवासियों के जैसे। इतनी सेंसिटिविटी तो हमें बची ही नहीं है जितने लोग मर जाते हैं हर रोज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज को 2025 में 2.87 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, और उस अमाउंट का ऑलमोस्ट 95 to 98% नए रोड बनाने में खर्चे जा रहे हैं। मतलब सरकार को इतना कॉन्फिडेंस अपनी बनाए सड़कों पे कि वो मेंटेनेंस मांगता ही नहीं। वो तो कुछ गिने चुने डेवलप्ड नेशंस हैं जो कि 60% अपना रोड बनाने में और 40% मेंटेनेंस में खर्चा करते हैं। पर हमें यकीन है सरकार पर, और गडकरी जी के नेतृत्व में तो सब चकाचक हो ही रहा है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर की इनसी फटती है। और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैकलिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। इंडिया को अमेरिका बनाने वाले रोड्स बना रहे हैं भाई गडकरी जी। मेरा सपना क्या है कि बस होगी, बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेज जैसी लड़की होगी, चाय कॉफी समोसा मिलेगा, 2 घंटे में दिल्ली जयपुर 2.25 घंटे में होगा, और उसमें लैपटॉप पर वो देखेंगे और सो के जाएगा, और टिकट रेट डीजल बस से 30% कम हो। और ये सपना नहीं दिखाते। सर आप एक बार याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उस उल्टा हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल है। बस ये साला बारिश आके ना नींद से उठा देता है। NH3 आगरा मुंबई हाईवे अभी नवंबर 2024 में कंप्लीट हुआ था। उसमें 6 इंच के रेनफॉल से इतना बड़ा गड्ढा हो गया, ये तो कहीं देखिए लगता है। 4 जुलाई 2025 को इनॉग्रेट किया हुआ फ्लाईओवर 24 घंटे के बाद आज 5 जुलाई 2025 पटना में बना है नया डबल डेकर फ्लाईओवर 422 करोड़ में। और इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड डबल डेकर फ्लाईओवर का अपने इनॉग्रेशन के 2 महीने बाद ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे। और पहली ही बारिश में देख सकते हैं आप, अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ और ये हालत है इसकी। पहली बारिश में खुशी के मारे डिंपल दे दिया। ये हैं 80,000 करोड़ में बने हुए अमृतसर जामनगर हाईवे के नजारे। ये नजारा है NH66 केरला 6 लेन हाईवे का, जिसका एक हिस्सा मई 2025 में कोलैप्स हो गया, पता नहीं कैसे। डियर गडकरी जी, ये थोड़ा ज्यादा ही कर दे रहे हो आप। ये डेवलपमेंट थोड़ा कम करना है अपन को ना। ये मेरी गाड़ी आधी डूब गई है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से बना धनबाद में 8 लेन का रोड, और अपनी इनॉग्रेशन के सिर्फ 21 दिनों के बाद जो नजारे इस रोड के थे। 4 अक्टूबर को ये सड़क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था, और आज है 26 तारीख, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ और ये सड़क कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। मैं दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं 460 करोड़ के लागत से यह 8 लेन सड़क जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस किया गया था, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया और ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।
भाई देश का तो नाम ही रोशन हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया भाई इंडिया। और इन सब की वजह कौन है? ये बारिश। ये बारिश का पानी तो सब बर्बाद कर देता है। हमारी सड़क, हमारा बिल्डिंग हम कैसे भी बनाए, वो कौन होता है गिराने वाला? हम तो बल्कि उसकी इज्जत करते हैं। बारिश के पानी को बुरा ना लगे इसलिए वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शंस अवॉइड करते हैं। अरे देश की आन बान शान जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें तक हम उनको अलाउ करते हैं, फिर वो क्यों इतना रूडली बिहेव करते हैं? भाई इतना वेलकमिंग आज के डेट में कोई होता है क्या? पर नहीं, हम तो बिल्डिंग गिराएंगे। टैक्स पेयर के पैसे कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, उसको घूस खा खा के सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी पोल खोलेंगे हम। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय सड़कों का डूब जाने का कारण है पुअर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब बनाने वाले ने ऊपर से सब चंगा सी किया है पर नीचे से सब नंगा सी कर दिया, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जो अपने देश के लोगों को वेनिस घूमते हुए देखते हैं इंस्टाग्राम में, जो उनसे कहीं ज्यादा अमीर है पर उनके पास डेटा फ्री है इसलिए उनको देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी वो इच्छा पूरी करने के लिए सरकार उनका घर ही डुबा देता है। बोलता है ले भैया वेनिस आ गया। और इतनी खुशहाली देने के बावजूद लोग इन सड़क बनाने वालों को गाली देते हैं। पर कोई उन नगर निगम वालों से, उन PWD वालों से पूछता है? उनको समझता है कोई? जो बजट एलोकेट किया गया है उसमें से जनप्रतिनिधि का हिस्सा, इंजीनियर का हिस्सा, CMO का हिस्सा, उसके बाबुओं का हिस्सा, कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा, और इस हिस्सेदारी को छुपाने के लिए ऑडिटर का हिस्सा देने के बाद कहीं जाके रोड बनाने के लिए पैसा बचता है और उसमें भी लोग कंप्लेन करते हैं। हमारा गांव थोड़ा डिजिटल इंडिया में जीता है, नाली खाली जाती है तो रोड तो पानी जाता है। NH 543 सही है, अभी रोड का उद्घाटन नहीं हुआ है, रोड का उद्घाटन नहीं हुआ और गड्ढे दरार पड़ने लगी, रोड बैठने लगी। इसमें तो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जाएंगे। ये देखो दरार देखो, सब घूसखोरी का काम हुआ है, सब गेट का काम सही से नहीं हुआ है। अगर इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी नहीं होती ना तो जितने पैसे बचते हैं उसमें सिर्फ सड़क को काला पेंट करके ही छोड़ सकते थे। लेकिन फिर भी ये सड़क बनाते हैं जो कि कमजोर बनती है, पर उसके पीछे भी कारण है। तुम्हें दूर से क्या दिखता है? आने जाने में प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स, धूल, पोल्यूशन। पर सरकार को क्या दिखता है कि अगर अच्छी सड़कें बन जाएंगी तो ये साले हर दिन आके प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे। वैसे ही कुछ न कुछ इनको दिक्कत रहता है ये सरकार से, जैसे इनके हड़ताल करने से किसी को फर्क पड़ता है। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने कहा कि वो एक ऐसा लॉ निकालने जा रहे हैं जो सायरन और हॉर्न बजते हैं, ये भी भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है, बांसुरी है, हारमोनियम है, तबला है, बिगुल है, इसमें बजेगा। इस प्रकार का हम निर्णय कर रहे हैं। जबकि कुछ अनपढ़ लोगों का लॉजिक ये कहता है कि गाड़ी में हॉर्न इसलिए होता है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। गाड़ी की हॉर्न सुन के वो एकदम से चमक जाए, अरे गाड़ी आ गया, और नींद खुल जाए। और अल्टीमेटली वो अवेयर हो सके अपने इन्वायरमेंट को लेकर। इसलिए जरूरी है कि वो हॉर्न चुभे उसके कान में। कोक स्टूडियो तो अपनी गाड़ी में बैठ कर वैसे ही सुन रहे हैं, उसको बाहर से सुनने की क्या जरूरत है? ये तो वही बात हो गई, बच्चा गिराना गलत नहीं है, गिराने का तरीका गलत है। अरे उन गवारों को समझाओ ना कि हॉर्न कम बजाएं। एक तो सड़क में चलने की तमीज नहीं है, लोगों को आता ही नहीं कि सड़क में गाड़ी कैसे चलाया जाता है। पहले वो सिखाओ ना लोगों को। 6 बजाने की हाई बीम में गाड़ी चला रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी तो हजार्ड लाइट चालू करके गाड़ी चलाते हैं, उनको लगता है चारों इंडिकेटर ऑन रहेगा तो कहीं भी मुड़ जाऊंगा। गाड़ी लो तो टैक्स कटेगा, पेट्रोल भरवाओ तो टैक्स कटेगा। वो भूटान हमसे ही तेल खरीद के हमसे सस्ता बेच रहा है, और फिर GST तो मतलब इनएविटेबल है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। एक ठेकेदार आपको नहीं मिलेगा। जब इतना पैसा है तो दिख क्यों नहीं रहा किसकी घोंसले में जा रहा है? दशकों से बिहार की कोसी नदी में बाढ़ आए जा रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी इधर से उधर हो रखी है। वहाँ पर जो है नदी धीरे धीरे बाप से लेकर दादा से लेकर पोता तक दुखे रहा सब दिन। इस लोग को दुख से ही लोग मरते रहता सब दिन। किसको नहीं जुगाड़ हुआ कि इसको जुगाड़ करके इस नदी को सही करे, इस व्यवस्था अच्छा करे, कोई आदमी नहीं किया। पता नहीं इस स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना ही मुश्किल है इस नदी पे एम्बैंकमेंट बनाना। सरकार पे सरकार बदल रही है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। समोसा का रेट क्या है वैसे अभी? समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहीं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। यार मेरी तो आंखें खुल चुकी है, मेरे को एकदम रियलाइज हो चुका है कि जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वही हमें आगे लेके जाएगा। कितना दूर तक ये तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।